Hello students, today's topic is synchrocyclotron. प्रीवियस लेक्चर में हमने साइक्लोट्रॉन के बारे में डिस्कस किया था और आपने देखा था कि किस तरह से साइक्लोट्रॉन चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करते हैं। साइक्लोट्रॉन में दो मेटेलिक डीज यूज़ की जाती हैं जिन्हें फर्दर ओसिलेटिंग फील्ड सोर्स के साथ कनेक्ट किया जाता है। और चार्ज पार्टिकल जिसे एक्सेलरेट करना है उसे इन डीज के बीच में जो गैप है उसके बीच में रखा जाता है और इन हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू इन हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड मेटेलिक डीज के थ्रू परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया जाता है। और जब ये चार्ज पार्टिकल इस गैप में है और उस टाइम पर सपोज अगर D1 जो है वो पॉजिटिव है और D2 नेगेटिव है, तो अगर ये सपोज प्रोटोन पार्टिकल है तो ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल क्या होगा, D2 की तरफ अट्रैक्ट होगा और किस में एंटर कर जाएगा, इस चैम्बर में। और चैम्बर में एंटर करने के बाद इस चार्ज पार्टिकल पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगा बिकॉज दिस इज़ ए होलो मेटेलिक कंडक्टर। और अब इसके ऊपर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड एक्ट होगा जिसके कारण ये चार्ज पार्टिकल सेमी सर्कुलर पाथ ट्रेस करेगा। और सेमी सर्कुलर पाथ ट्रेस करने के बाद ये फिर से इन डीज के बीच के गैप में आ जाएगा और इस गैप में जब ये जस्ट इस डी के गैप में आएगा उसी टाइम पर इन डीज की पोलैरिटी चेंज हो जाती है। तो अब इन डी की पोलैरिटी इस तरह से है कि D1 नेगेटिव है और D2 क्या है, पॉजिटिव है। तो जब ये D1 नेगेटिव है तो अगेन ये चार्ज पार्टिकल जो अब गैप में प्रेजेंट है ये फर्दर इस D2 की तरफ एक्सेलरेट होगा और किस में एंटर कर जाएगा, D1 चैम्बर में। और एंटर होने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगा और मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू ये सेमी सर्कुलर पाथ ट्रेस करेगा। इसी तरह फिर से इस सेमी सर्कुलर पाथ को कवर करने के बाद ये फिर से गैप के बीच में आएगा और जैसे ही ये गैप के बीच में आएगा फिर से पोलैरिटी चेंज हो जाएगी। अब पोलैरिटी क्या होगी, दिस इज़ पॉजिटिव एंड दिस इज़ नेगेटिव। तो ये फिर से इस डी की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो इन दिस वे ये जितनी बार भी इस गैप को क्रॉस करेगा उतनी बार ही ये चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट होगा और मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, इसको फर्दर सेमी सर्कुलर पाथ में ये मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू ये सेमी सर्कुलर पाथ को ट्रेस करेगा और एक पर्टिकुलर रेडियस या एक पर्टिकुलर एनर्जी गेन करने के बाद ये फर्दर किस पे स्ट्राइक कराए जाते हैं, टारगेट मटेरियल पे। इस तरह से जो चार्ज पार्टिकल है, जो सेंटर पे हमने इन गैप्स के बीच में चार्ज पार्टिकल रखा था साइक्लोट्रॉन के केस में, इस तरह से चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट किया जाता है। हमने देखा था कि साइक्लोट्रॉन की मेन लिमिटेशन क्या थी कि जैसे जैसे चार्ज पार्टिकल की एनर्जी इंक्रीज़ होती है, चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी इंक्रीज़ होती है, कोरस्पॉन्डिंगली पार्टिकल्स की मास में वेरिएशन हो जाती है। आप देखिए किस तरह से, देखिए हमने देखा था कि जैसे जैसे चार्ज पार्टिकल वेलोसिटी गेन करता है वैसे उसी के साथ पार्टिकल के मास में वेरिएशन आती है। सो रिलेटिविस्टिक मास किसके इक्वल है, रिलेटिविस्टिक मास m इज इक्वल्स टू m0/1 - v²c² √ तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे वेलोसिटी इंक्रीज़ होगी कोरस्पॉन्डिंगली मास भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो इस तरह से मास की वेरिएशन होने के कारण यहाँ एंगुलर वेलोसिटी भी चेंज होती है। हमने इवेलुएट की थी एंगुलर वेलोसिटी किसके इक्वल थी, दिस इज इक्वल्स टू ओमेगा इज इक्वल्स टू QB/m। तो अगर मास इंक्रीज़ होगा तो एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। तो एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज़ होने से क्या होगा कि जो ये चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड की ओसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ सिंक्रोनस में था, तो अब ये चार्ज पार्टिकल इस ओसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ सिंक्रोनस में नहीं रहेगा। और इससे क्या होगा कि सपोज हमने देखा था कि जब चार्ज पार्टिकल गैप में प्रेजेंट था, सपोज ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो ये चार्ज पार्टिकल D2 की तरफ अट्रैक्ट हो रहा था। तो अब अगर मास में इतनी वेरिएशन हो चुकी है कि ये अब जब गैप के बीच में आएगा और उस गैप पे आने के बाद अगर यहाँ D की पोलैरिटी अभी भी पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो ये चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट होने के बजाय डी एक्सेलरेट हो जाएगा। तो इस तरह से मास की वेरिएशन होने के कारण जो चार्ज पार्टिकल है वो ओसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ सिंक्रोनाइजेशन में नहीं रहता और चार्ज पार्टिकल की डी एक्सेलरेशन स्टार्ट हो जाती है और हम एक ऐसा पॉइंट आता है जब ये साइक्लोट्रॉन उस चार्ज पार्टिकल को फर्दर एक्सेलरेट नहीं कर पाता। तो ये इस साइक्लोट्रॉन की लिमिटेशन थी कि वेलोसिटी के साथ साथ पार्टिकल का मास चेंज होता है जिसके थ्रू फर्दर इसकी एंगुलर वेलोसिटी भी चेंज होती है और चार्ज पार्टिकल
पार्टिकल ईजिली ओसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड से आउट ऑफ स्टेप हो जाता है। तो इस यहाँ देखिए अब इस केस में क्या किया हुआ है, हम क्या यूज़ कर रहे हैं, जो मॉडिफिकेशन की गई है साइक्लोट्रॉन में, दिस इज़ सिंक्रो साइक्लोट्रॉन। सिंक्रो साइक्लोट्रॉन के केस में जो यहाँ सोर्स अप्लाई किया गया है, ये सोर्स अब वेरिएबल फ्रिक्वेंसी का सोर्स यूज़ किया गया है, जबकि आपने देखा था साइक्लोट्रॉन के केस में फिक्स्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ओसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया गया था, बट इन केस ऑफ सिंक्रो साइक्लोट्रॉन यहाँ वेरिएबल सोर्स अप्लाई किया गया। क्लियर? तो इसकी वर्किंग डिस्कस करने से पहले इसकी कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। सिंक्रो साइक्लोट्रॉन के केस में सिंगल मेटेलिक डी यूज़ की जाती है, जैसा कि यहाँ शो किया गया है, और इस डी को फर्दर ओसिलेटिंग वेरिएबल फ्रिक्वेंसी सोर्स के साथ कनेक्ट किया गया है। यहाँ पर क्या है, दिस इज़ अ इजेक्टर प्लेट, कि जब जो चार्ज पार्टिकल है एक पर्टिकुलर रेवोल्यूशन कंप्लीट कर लेगा और सफिशेंट एनर्जी गेन कर लेगा, तो इस इजेक्टिंग इलेक्ट्रोड को एक पोटेंशियल दिया जाता है, जिसके थ्रू जो चार्ज पार्टिकल है वो अपने पाथ से डेविएट हो जाते हैं और डिवाइस से एक्सट्रैक्ट कर लिए जाते हैं। और इसी के साथ इस सिंक्रो साइक्लोट्रॉन में क्या किया गया है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड भी अप्लाई किया गया है, जैसे कि साइक्लोट्रॉन में अप्लाई किया गया था। तो यहाँ अब सिंक्रो साइक्लोट्रॉन में और साइक्लोट्रॉन में क्या डिफरेंस है। सिंक्रो साइक्लोट्रॉन में जो एक्सटर्नल ये सोर्स अप्लाई किया गया है, दिस इज़ अ वेरिएबल फ्रिक्वेंसी सोर्स, और सिंक्रो साइक्लोट्रॉन के केस में जो मैग्नेटिक फील्ड है दिस इज़ केप्ट कॉन्स्टेंट। सो ये किस तरह से सिंक्रो साइक्लोट्रॉन वर्क करता है। This is also an image of synchro cyclotron. सिंक्रो साइक्लोट्रॉन में जो डी है, इन डी को पोल पीसेस के बीच में रखा जाता है। ये पोल पीसेस क्या करते हैं, डीज के अक्रॉस परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड मेंटेन करते हैं, और इनकी शेप जो पोल पीसेस हैं आप देख सकते हैं, इनकी शेप कुछ इस तरह से ली गई है। ये शेप इस तरह से चूज़ की गई है कि अगर ये सर्कुलर ऑर्बिट है तो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पर मैक्सिमम हो, और जैसे जैसे सेंटर से दूर जाएं ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू डिक्रीज़ हो जाए। इसके थ्रू अगर हम इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड मेंटेन करते हैं कि सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा हो और ये डिक्रीज़ हो जैसे ही सेंटर से क्या करें, मूव करे टू द इन द आउटवर्ड डायरेक्शन। इसके थ्रू एक्सेलरेटिंग जो आयंस हैं उनकी फोकसिंग की जाती है। अब इस कंप्लीट सेट को वैक्यूम चैम्बर में रखा जाता है, जिसका प्रेशर बहुत ही लो वैल्यू पर मेंटेन किया जाता है। दिस प्रेशर इज़ अबाउट 10⁻⁻⁶ mm ऑफ मर्करी। इट इज़ बिकॉज टू अवॉइड द स्कैटरिंग ऑफ एक्सेलरेटिंग आयंस। अब आप देखिए कि इसकी ये किस तरह से वर्क करता है। इट वर्क्स ऑन सिमिलर वे कि यहाँ पर क्या रखा गया है, चार्ज पार्टिकल रखा गया है और इस डी के थ्रू ओसिलेटिंग मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया गया है। तो जैसे ही ये डी, सपोज अगर ये चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है और ये डी की पोलैरिटी जब नेगेटिव होगी तो ये चार्ज पार्टिकल इस डी की तरफ अट्रैक्ट होगा और इस चैम्बर में एंटर हो जाएगा। जब ये इस मेटेलिक डी के इनसाइड एंटर होगा तो यहाँ पर अब इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगा और मैग्नेटिक फील्ड के कारण ये सेमी सर्कुलर पाथ को ट्रेस करेगा और फिर से ये डी के बाहर आ जाएगा। अब सिंक्रो साइक्लोट्रॉन के केस में सिंगल डी यूज़ की गई है, तो बाहर इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट नहीं होगा। ये किसके इन्फ्लुएंस में है, मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में। तो ये फिर से क्या होगा, सेमी सर्कुलर पाथ ट्रेस करेगा और अब इसकी पोलैरिटी क्या है, फिर से ये इस डी की तरफ अट्रैक्ट होगा और इसमें मेटेलिक डी चैम्बर में एंटर होने के बाद फिर से सेमी सर्कुलर पार्ट ट्रेस करेगा। तो जितनी बार ये यहाँ से इस डी की तरफ एक्सेलरेट होगा उतनी बार चार्ज पार्टिकल फर्दर एनर्जी गेन करेगा और एक्सेलरेट होगा। तो इस तरह से ये सिंक्रो साइक्लोट्रॉन के केस में क्या किया गया है, चार्ज पार्टिकल स्पाइरल पाथ को फॉलो करता है और इस चैम्बर से बाहर आने से पहले ये अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁴ रेवोल्यूशंस कंप्लीट करता है बिफोर अटेनिंग द मैक्सिमम एनर्जी।
अब सिंक्रोसाइक्लोट्रॉन का साइक्लोट्रॉन से क्या डिफरेंस है कि जैसे जैसे चार्ज पार्टिकल की एनर्जी इंक्रीज होती है और उसकी मास में वेरिएशन होती है, कोरस्पॉन्डिंगली यहाँ मैग्नेटिक फील्ड भी उसी प्रोपोर्शनल में चेंज किया जाता है, ताकि जो चार्ज पार्टिकल है, ये चार्ज पार्टिकल जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया गया है वो भी उसी प्रोपोर्शन में फर्दर चेंज किया जाता है, ताकि जो चार्ज पार्टिकल है वो एक्सटर्नल अप्लाइड ओसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ सिंक्रोनाइजेशन पे रहे। क्लियर? तो यहाँ पर जो ओसिलेटिंग सोर्स लगाया गया है, दिस ओसिलेटिंग सोर्स इज़ ऑफ वेरिएबल फ्रिक्वेंसी, और इसकी फ्रिक्वेंसी इस ओसिलेटर की फ्रिक्वेंसी वेरी करती है फ्रॉम 9 मेगाहर्ट्ज़ टू 12.6 मेगाहर्ट्ज़. So in this way these charged particles are being accelerated through this synchrocyclotron. सिंक्रोसाइक्लोट्रॉन की हेल्प से अल्फ़ा पार्टिकल को 400 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक एक्सेलरेट किया जा सकता है। इसी तरह न्यूट्रॉन को 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक और प्रोटॉन्स को 300 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक क्या कर सकते हैं, एक्सेलरेट कर सकते हैं। सिंक्रोसाइक्लोट्रॉन की एडवांटेज क्या है कि यहाँ पर जो सोर्स चूज़ किया गया है, दिस इज़ वेरिएबल फ्रिक्वेंसी सोर्स, दिस इज़ अ लो फ्रिक्वेंसी रेडियो फ्रिक्वेंसी सोर्स इज़ यूज्ड also with the help of this shape of this with the help of this shape of pole pieces, magnetic focusing is achieved properly and charged particle will traverse spiral path inside the chamber. सिंक्रोसाइक्लोट्रॉन की स्टिल लिमिटेशन क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट नहीं कर सकता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के केस में जो मास की वेरिएशन है वो बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या है, एक लाइट चार्ज पार्टिकल है। तो सिंक्रोसाइक्लोट्रॉन की हेल्प से हम इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट नहीं कर सकते। और इसी के साथ सिंक्रोसाइक्लोट्रॉन की एक ये भी लिमिटेशन है कि इसके थ्रू जो हमें आउटपुट में बीम मिलती है, करंट बीम मिलती है, दैट इज़ वेरी स्मॉल, इज़ ऑफ अबाउट ऑफ ऑर्डर ऑफ 1 माइक्रो एम्पियर, क्योंकि जब आयंस इस चैम्बर में एंटर कराए जाते हैं, इंजेक्ट किए जाते हैं, तो ये बहुत स्मॉल फ्रैक्शन में इसके अंदर एंटर कराए जाते हैं, ताकि जो आयंस हैं वो ओसिलेटिंग फील्ड के साथ सिंक्रोनाइजेशन में रहे, मींस उनके बीच में फेज कांस्टेंट रहे, ताकि हर एक रेवोल्यूशन में चार्ज पार्टिकल क्या हो, फर्दर एक्सेलरेट हो और एनर्जी गेन करे। So that's why the output of this synchrocyclotron is very small, of order of about 1 microampere. Now the next topic is synchrotrons. जैसा कि हमने डिस्कस किया कि जो सिंक्रोसाइक्लोट्रॉन है या साइक्लोट्रॉन है, इसकी मेन डिफ़िकल्टी क्या है कि इसके थ्रू हम लाइट चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे जैसे इन इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी इंक्रीज़ होती है, कोरस्पॉन्डिंगली इनका मास इंक्रीज़ हो जाता है, थ्रू विच इट गोज़ आउट ऑफ स्टेप विद द ओसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इस डिफ़िकल्टी को दूर करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सिंक्रोट्रॉन यूज़ करते हैं। और सिंक्रोट्रॉन क्या है, इट इज़ ऑर्बिटल एक्सेलरेटर विच एम्प्लॉय द इंक्रीजिंग मैग्नेटिक इंडक्शन इन एन ऑर्बिट ऑफ कॉन्स्टेंट रेडियस। जैसा कि हमने बीटाट्रॉन में भी डिस्कस किया था कि बीटाट्रॉन में भी इलेक्ट्रॉन्स को मैग्नेटिक इंडक्शन के थ्रू ही एक्सेलरेट किया जा रहा था और इलेक्ट्रिक फील्ड कम्प्लीटली एलिमिनेट कर दिया गया था। सिमिलरली यहाँ सिंक्रोट्रॉन के केस में भी मैग्नेटिक इंडक्शन के थ्रू चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट किया जा रहा है। बट बीटाट्रॉन की लिमिटेशन क्या थी कि जो मैक्सिमम एनर्जी जितने तक ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट कर सकता है वो बहुत लो वैल्यू थी। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन को बहुत लार्ज वैल्यू तक एक्सेलरेट करना चाहते हैं, हाई एनर्जी तक एक्सेलरेट करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम इलेक्ट्रॉन सिंक्रोट्रॉन यूज़ करते हैं। सो सिंक्रोट्रॉन दो टाइप के हैं, एक इलेक्ट्रॉन सिंक्रोट्रॉन और एक है प्रोटॉन सिंक्रोट्रॉन। क्लियर? तो किस तरह से इलेक्ट्रॉन सिंक्रोट्रॉन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट करता है, तो इसके लिए आप पहले इसकी कंस्ट्रक्शन देखें। दिस इज़ सिमिलर एज दैट ऑफ बीटाट्रॉन कि इसमें भी क्या है, डोनट चैम्बर है
और इस डोनेट चैम्बर के को किस में रखा गया है, एसी मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू रखा गया है। और मैग्नेट की शेप किस तरह से हो सकती है, दिस शेप कैन बी इधर ऑफ रिंग टाइप और सी टाइप शेप। और यहाँ पर जो मैग्नेटिक पोल्स हैं, यहाँ भी मैग्नेटिक पोल्स की जो शेप है वो इस तरह से चूज़ की गई है। आप देखिए कुछ इस तरह से कि जो सर्कुलर ऑर्बिट के सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम हो और आउटवर्ड डायरेक्शन में जैसे मूव करें मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो जाए। तो इस तरह से चार्ज पार्टिकल को सर्कुलर ऑर्बिट में इस मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से सर्कुलर ऑर्बिट में मेंटेन किया जाता है। क्लियर। अब इसे फर्दर रेडियो फ्रिक्वेंसी सोर्स के साथ यहाँ देखिए कनेक्ट किया गया है। ये प्राइमरी कोल्स हैं, तो इसके थ्रू जब करंट चेंज होगा कोरस्पॉन्डिंगली यहाँ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा और चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड फर्दर ईएमएफ इंड्यूस करेगा और इस इंड्यूस्ड ईएमएफ के कारण जो पार्टिकल्स हैं वो फर्दर एक्सेलरेट होंगे। क्लियर। सो इसकी देखिए आप यहाँ ये कंस्ट्रक्शन दी हुई है, इसमें ये क्या है, दिस इज़ अ डोनट चैम्बर और यहाँ पर इसे फर्दर रेडियो फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर के साथ कनेक्ट किया गया है। और इस डोनट चैम्बर की जो इनर लेयर है उसे सिल्वर से कोट किया जाता है जिसके थ्रू ये रेजोनेंट कैविटी की तरह एक्ट करता है। आप देखिए यहाँ से रेजोनेंट कैविटी क्या होती है, दिस इज़ शेप ऑफ दिस टाइप ऑफ अ पाइप, जैसे कि आप देख सकते हैं एक पाइप की मेटेलिक पाइप की शेप की जो है दैट इज़ रेजोनेंट कैविटी। और अगर इस रेजोनेंट कैविटी में इलेक्ट्रिक फील्ड सेट किया जाए तो जब चार्ज पार्टिकल इस मूविंग इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू एंटर होंगे और ये सपोज अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से है और पार्टिकल को भी इसी इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ सिंक्रोनस में इंजेक्ट किया जाए तो ये क्या करता है, जब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग ये मूव करता है पार्टिकल तो ये फर्दर क्या होता है, एक्सेलरेट होता है। तो इसी के थ्रू यहाँ इस केस में इलेक्ट्रॉन सिंक्रोट्रॉन के केस में इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया जा रहा है, एक्सेलरेट किया जा रहा है। क्योंकि आप देखिए ये जो शेप है दिस इज एक्ट एज ए रेजोनेंट कैविटी। So the electrons when these are injected inside this chamber at a particular time, तो जितनी बार भी ये इस रेजोनेटर को क्रॉस करते हैं in that each revolution electrons gain energy and it further speed up। इस डोनेट चैम्बर में स्टील रिंग्स भी प्रेजेंट हैं कि जिसके थ्रू जब फ्लक्स की वैल्यू चेंज होती है ये क्या करता है, फर्दर इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट करता है। अब देखिए इसकी वर्किंग सिमिलर है जैसे ट्रांसफॉर्मर के केस में होती है। ट्रांसफॉर्मर में के केस में क्या है कि सपोज ये हम क्या कंसीडर करें, ये इस तरह से ट्रांसफॉर्मर है तो यहाँ पर प्राइमरी कॉइल्स होती हैं और यहाँ पर सेकेंडरी कॉइल्स होती हैं। तो जैसे ही प्राइमरी कॉइल्स के थ्रू करंट चेंज हो रहा है, इसके थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू चेंज होती है तो कोरस्पॉन्डिंगली सेकेंडरी कॉइल्स में ईएमएफ इंड्यूस होता है जिससे फर्दर करंट इंक्रीज करता है। यहाँ पर जो सेकेंडरी कॉइल है ये इलेक्ट्रॉन की जो बीम रिवॉल्व कर रही है इनसाइड दिस डोनेट चैम्बर, दिस एक्ट एज ए सेकेंडरी कॉइल। तो जैसे ही इस रेजोनेंट कैविटी के थ्रू ये जो रेडियो फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर लगाया गया है इसके थ्रू जब यहाँ RF फ्रिक्वेंसी मीन्स ये ऑसिलेटिंग फील्ड चेंज होता है तो इस चेंजिंग ऑसिलेटिंग फील्ड की वजह से चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है और मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने की वजह से EMF इंड्यूस होता है और ये EMF फर्दर इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, फर्दर एक्सेलरेट करता है। तो आप देखिए कि इसकी वर्किंग डिफरेंट कैसे है बीटाट्रॉन से। बीटाट्रॉन एक लिमिटेड वैल्यू तक ही इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट कर सकता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गन की हेल्प से, जैसे कि यहाँ शो किया गया है, ये इस इलेक्ट्रॉन गन की हेल्प से इलेक्ट्रॉन्स को इस डोनेट चैम्बर में इंजेक्ट किया जाता है। तो जब ये डोनेट चैम्बर में इंजेक्ट होते हैं उस टाइम पर इन इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी है दैट इज़ अबाउट 50 to 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी होती है इनकी, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर। तो जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन इसके अंदर एंटर करते हैं तो ये किस तरह से एक्सेलरेट होते हैं, दे एक्सेलरेट ऑन द सेम मैकेनिज्म एज इन केस ऑफ बीटाट्रॉन। तो बीटाट्रॉन के केस में किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स
एक्सरलेट हो रहे थे कि जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंक्रीज़ होती हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज़ होता है, उस इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स के साथ साथ ईएमएफ इंड्यूस होता है, और ये इंड्यूस्ड ईएमएफ जो चार्ज पार्टिकल रिवॉल्व कर रहे हैं इस सर्कुलर ऑर्बिट में, इनको एक्सरलेट करता है और इनकी एनर्जी को इंक्रीज़ कर देता है। तो जब इलेक्ट्रॉन गन के थ्रू इतनी एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स इंजेक्ट किए जाते हैं इस डोनट चैम्बर में, तो उस टाइम पर जो ये सिंक्रोस इलेक्ट्रॉन सिंक्रोट्रॉन है, ये बीटाट्रॉन के मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग ही चार्ज पार्टिकल को क्या करता है, एक्सरलेट करता है। और इस तरह से ये चार्ज पार्टिकल की एनर्जी अप्रोक्सीमेटली कहाँ तक हो जाती है, दिस इज़ अप्रोक्सीमेटली गोज़ टू 2 to 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जब ये इतनी एनर्जी गेन कर लेते हैं तो यहाँ जो स्टील की रिंग्स लगी हैं ये क्या हो जाती हैं, सैचुरेट हो जाती हैं। तो जैसे ही ये सैचुरेट होंगी, मैग्नेटिक फ्लक्स जो चेंज हो रहा था, इंक्रीज़ हो रहा था मैग्नेटिक फ्लक्स, वो अब नहीं होगा, क्योंकि जो स्टील रिंग्स हैं ये क्या हो गई हैं, सैचुरेट हो गई हैं। तो अब यहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, और इसके कारण अब फर्दर जो बीटाट्रॉन के थ्रू ये पार्टिकल एक्सरलेट हो रहे थे, अब जो पार्टिकल हैं वो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग, मींस मैग्नेटिक फील्ड की वेरिएशन के थ्रू जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फर्दर एक्सरलेट नहीं होंगे। अब इस पॉइंट पर सिंक्रोट्रॉन मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाता है, और सिंक्रोट्रॉन मैकेनिज्म क्या है, दैट मैग्नेटिक फील्ड बी इज़ इंक्रीज्ड इन प्रपोर्शन टू द रिलेटिविस्टिक इंक्रीज इन इलेक्ट्रॉन मास। तो यहाँ देखिए किस तरह से अब मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज़ किया जा रहा है। देखिए यहाँ फर्दर फर्स्ट क्या करते हैं, 50 to 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स को इस इलेक्ट्रॉन सिंक्रोट्रॉन में इंजेक्ट किया जाता है, और ये इंजेक्ट होने के बाद बीटाट्रॉन मैकेनिज्म के थ्रू क्या होते हैं, एक्सरलेट होते हैं। और जब ये 2 to 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक की एनर्जी गेन कर लेते हैं, तो यहाँ पर जो रिंग्स लगी हैं ये फर्दर सैचुरेट हो जाती हैं, और अब फ्लक्स की वैल्यू चेंज नहीं होती। तो जब इलेक्ट्रॉन्स इतनी हाई एनर्जी गेन कर लेते हैं, 2 to 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इस हाई वेलोसिटी पर इलेक्ट्रॉन्स का मास भी चेंज हो जाता है। तो जितनी प्रपोर्शन में इलेक्ट्रॉन का मास चेंज हुआ है, उसके कोरस्पॉन्डिंग उतनी ही प्रपोर्शन में मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज़ कर दिया जाता है। मैग्नेटिक फील्ड क्यों इंक्रीज़ किया जा रहा है, ताकि जो मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है वो इन मूविंग इलेक्ट्रॉन्स के साथ सेम फेज में रहे, ताकि इलेक्ट्रॉन डीएक्सरलेट ना हो, जैसे कि हमने किस में देखा था, साइक्लोट्रॉन के केस में देखा था। तो यहाँ पर किस तरह से चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड मींस जो सिंक्रोट्रॉन का मैकेनिज्म है उसके थ्रू इलेक्ट्रॉन्स को फर्दर एक्सरलेट किया जाता है। और अब इस तरह से जब इलेक्ट्रॉन एक्सरलेट होते हैं, तो एट द एंड जो इलेक्ट्रॉन की फाइनल एनर्जी है दैट इज़ अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 330 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एनर्जी कहाँ से इंक्रीज़ की गई, 50 और 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू 350 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक हम इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को इंक्रीज़ कर सकते हैं। क्लियर? आई रिपीट दिस मैकेनिज्म अगेन। आप देखिए इस डोनट चैम्बर में यहाँ इलेक्ट्रॉन गन के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स को इंजेक्ट किया जाता है। एट दैट टाइम इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी है दैट इज़ अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 50 to 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जैसे ही ये इस डोनट चैम्बर में एंटर होते हैं, तो ये बीटाट्रॉन के मैकेनिज्म के थ्रू एक्सरलेट होते हैं। बीटाट्रॉन का मैकेनिज्म क्या था कि जो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है ये ईएमएफ इंड्यूस करता है, और इस इंड्यूस्ड ईएमएफ के कारण इलेक्ट्रॉन्स एक्सरलेट होते हैं। बट जब इलेक्ट्रॉन्स एक्सरलेट हो जाते हैं टू लिमिट ऑफ 2 to 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो अब इनका मास भी चेंज हो जाता है। तो मास चेंज होने की वजह से ये ओसिलेटिंग फील्ड के साथ आउट ऑफ फेज हो जाते हैं। तो इसको ओवरकम करने के लिए जितनी वेरिएशन मास में हुई है उसी सेम प्रोपोर्शन में मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज़ कर दिया जाता है, ताकि इलेक्ट्रॉन फर्दर डी एक्सरलेट ना हो। तो इस तरह से सिंक्रोट्रॉन मैकेनिज्म के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स को एक्सरलेट कराया जाता है, और इसकी एनर्जी एट फाइनल स्टेज इज़ अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 330 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। So in this way these electron synchrotron works. Now next let's discuss about the theory of this electron synchrotron.
जो इलेक्ट्रॉन है ये अब रिलेटिविस्टिक स्पीड से मूव कर रहे हैं, तो एनर्जी किसके इक्वल होगी? दैट एनर्जी विल बी इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस में एम नॉट स्क्वायर सी फोर पावर 1/2। क्लियर? तो यहाँ पर ये एम नॉट सी स्क्वायर क्या है? एम नॉट सी स्क्वायर इज द रेस्ट मास एनर्जी विच इज़ अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और आपने देखा कि जो इलेक्ट्रॉन सिंक्रोट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है उसको इस रेस्ट मास एनर्जी से बहुत ज़्यादा वैल्यू तक इंक्रीज़ कर देता है। तो अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है दैट इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन द रेस्ट मास एनर्जी ऑफ दिस पार्टिकल। तो इस केस में हम एनर्जी को रिलेटिविस्टिक टर्म के थ्रू लिख सकते हैं, देन द एनर्जी विल बी इक्वल टू पी इंटू में सी। क्लियर? जहाँ p क्या है? मोमेंटम, एंड c इज़ द वेलोसिटी ऑफ लाइट। क्योंकि जैसे ही ये इतनी हाई स्पीड पे मूव करता है तो ये किस रीजन में आ जाता है? रिलेटिविस्टिक रीजन में। अब देखिए इलेक्ट्रॉन किस तरह से सर्कुलर ऑर्बिट में मेंटेन किया गया है। इट इज़ मेंटेन बाय अप्लाइंग मैग्नेटिक फील्ड सच दैट द मैग्नेटिक फील्ड इज़ मैक्सिमम इन द सेंटर एंड इट डिक्रीज एज वी मूव अवे फ्रॉम सेंटर। तो किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया गया है सच दैट, तो फोर्स क्या होगा इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से? इट विल बी इक्वल टू क्यू वी बी। और यहाँ क्यू क्या है? क्यू इज़ द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? दैट मैग्नेटिक फील्ड इंटू में चार्ज इंटू में वेलोसिटी इज इक्वल्स टू सेंट्रीपिटल फोर्स एम वी स्क्वायर ओवर में आर। Here r is the radius of circular orbit in which इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग। और इलेक्ट्रॉन सिंक्रोट्रॉन के केस में भी ये रेडियस क्या है? कांस्टेंट है। क्लियर? तो यहाँ से v कैंसिल हो जाएगा, तो हम क्या लिख सकते हैं? दैट मास इनटू वेलोसिटी इज इक्वल्स टू ई बी आर। क्लियर? तो मोमेंटम किसके इक्वल आ गया? दिस इज इक्वल्स टू ई बी आर। इसी के साथ आप यहाँ से देखिए कि वेलोसिटी किसकी इक्वल है? वेलोसिटी इज इक्वल्स टू ई बी आर ओवर में एम के इक्वल है। अब यहाँ आर कांस्टेंट है, चार्ज भी कांस्टेंट है, तो अगर मास चेंज होगा तो कोरस्पॉन्डिंगली मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज कर दिया जाता है। क्लियर? अगर वेलोसिटी को फर्दर यहाँ जैसे जैसे वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है कोरस्पॉन्डिंगली मास भी चेंज होता है, तो इसके साथ साथ हम मैग्नेटिक फील्ड को भी इंक्रीज कर देते हैं। क्लियर? तो यहाँ से मोमेंटम किसके इक्वल आ गया? दिस मोमेंटम इज इक्वल्स टू ई बी आर। सो एनर्जी किसके इक्वल होगी? दिस इज मोमेंटम इंटू में सी, सो दिस इज इक्वल्स टू ई बी आर इंटू में सी के इक्वल आ गया। क्लियर? सो दिस इज द एनर्जी गेन्ड बाय द इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रॉन सिंक्रोट्रॉन। इसी के साथ आप देखिए फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल है? दिस इज़ रेसिप्रोकल ऑफ टाइम। और टाइम किसके इक्वल होता है? डिस्टेंस ओवर में वेलोसिटी के। दिस इज़ रेसिप्रोकल। डिस्टेंस कितना है? दिस इज़ 2 पाई आर, सर्कुलर ऑर्बिट है, एंड वेलोसिटी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट। सो फ्रीक्वेंसी विल बी इक्वल टू सी ओवर में 2 पाई आर। सो दिस इज़ द theoretical consideration of electron synchrotron. Now the next topic is proton synchrotron. As the name suggests, it doesn't mean that this synchrotron is only used to accelerate protons. प्रोटॉन सिंक्रोट्रॉन्स हैवी चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करने के लिए यूज़ होता है, लाइक ड्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल, अदर आयंस ऑल्सो। इसे प्रोटॉन सिंक्रोट्रॉन इसीलिए कहा जाता है क्योंकि प्रोटॉन भी एक हैवी चार्ज पार्टिकल की कैटेगरी में है, और ये क्या है? एक एलिमेंट्री पार्टिकल है। और फर्दर एलिमेंट्री पार्टिकल्स में एक्सपेरिमेंट करने के लिए हम जनरली प्रोटॉन्स को एक्सेलरेट करके फर्दर क्या करते हैं? स्मैशिंग करते हैं, जिसके थ्रू एलिमेंट्री पार्टिकल्स की स्टडी की जा सके। प्रोटॉन सिंक्रोट्रॉन का एग्जांपल है जो आपने पढ़ा भी होगा कहीं, दैट इज़ लार्ज हेड्रोन कोलाइडर इज़ द एग्जांपल ऑफ दिस प्रोटॉन सिंक्रोट्रॉन।
अब प्रोटॉन सिंक्रोट्रॉन किस तरह से प्रोटॉन्स को एक्सेलरेट करता है, ये हैवी चार्ज पार्टिकल्स को प्रोटॉन सिंक्रोट्रॉन की हेल्प से प्रोटॉन्स को बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी तक एक्सेलरेट किया जा सकता है। सो इसे कई बार बीवाट्रॉन भी बोला जाता है, विच स्टैंड्स फॉर द डिवाइस विच कैन यूज टू स्पीड अप पार्टिकल्स टू बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। So how this proton synchrotron works and how it is used to accelerate protons or heavy charge particles। अब देखिए यहाँ इस प्रोटॉन सिंक्रोट्रॉन किस तरह से कंस्ट्रक्टेड है। इट कंसिस्ट ऑफ रिंग शेप्ड मैग्नेट having 4 quadrant produce normal magnetic field to the donut shaped chamber। आप यहाँ से देखिए कि ये जो डोनट शेप चैम्बर यहाँ शो किया हुआ है, इस डोनट शेप चैम्बर में ये क्या लगाई हुई है, 4 क्वाड्रेंट्स में मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेट्स अप्लाई की गई हैं। क्लियर। एंड द ऑर्बिट इज ऑल्सो फिक्स्ड इन दिस प्रोटॉन सिंक्रोट्रॉन। जैसे कि आपने बीटाट्रॉन के केस में भी देखा था कि जो ऑर्बिट था वो क्या था, फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट था। सिमिलर फैशन में प्रोटॉन सिंक्रोट्रॉन के केस में भी जो चार्ज पार्टिकल हैं इनका जो ऑर्बिट है वो क्या है, फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट है। क्लियर। फर्दर ये किस तरह से फिक्स किए जाते हैं, दिस इज़ फिक्स्ड विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्रीजिंग विद टाइम। In proton synchrotron, magnetic field is applied over these 4 quadrants only। और जो ये लीनियर सेक्शन है, इन लीनियर सेक्शन में पार्टिकल को एक्सेलरेट किया जाता है और ये जो 4 लीनियर सेक्शंस हैं ये पार्टिकल को इंजेक्ट करने के काम आते हैं, पार्टिकल को एक्सेलरेट करने के काम आते हैं, या फिर एक्सेलरेट होने के बाद इस पार्टिकल को एक पर्टिकुलर टारगेट पे हिट किया जाता है। और इन लीनियर सेक्शंस के थ्रू ये अचीव किया जाता है कि किस तरह से यहाँ ट्रेवर्स होने के बाद यहाँ लीनियर सेक्शन में एक विंडो है जिसके थ्रू ये फर्दर पार्टिकल क्या करता है, रिक्वायर्ड टारगेट पर हिट करता है। अब किस तरह से ये प्रोटॉन सिंक्रोट्रॉन पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करता है। आप देखिए यहाँ से कि जब पार्टिकल को इसके थ्रू सिंक्रोट्रॉन के थ्रू इंजेक्ट किया जाता है तो इनिशियली इनकी एनर्जी ज़ीरो नहीं होती। इनिशियली इन्हें जनरली वेन डी ग्राफ जनरेटर या फिर लीनियर एक्सेलरेटर के थ्रू इनिशियली एक्सेलरेट किया जाता है टू द एनर्जी ऑफ अबाउट 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जैसे ही ये पार्टिकल इसके इनसाइड इंजेक्ट होते हैं और ये क्या कर रहे हैं, इस क्वाड्रेंट मैग्नेटिक क्वाड्रेंट के थ्रू मूव करते हैं, तो ये मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, इन्हें सर्कुलर ऑर्बिट में बेंड कर देता है। और जब ये लीनियर सेक्शन के थ्रू आते हैं तो इस लीनियर सेक्शन में क्या अप्लाई किया गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया गया है जो फर्दर इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, इन प्रोटॉन्स को फर्दर एक्सेलरेट करता है। और ये एक्सेलरेटेड प्रोटॉन्स फर्दर इस मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट के थ्रू पास होते हैं जो फर्दर इसे बेंड करता है। तो जितनी बार भी ये इस लीनियर सेक्शन को क्रॉस करेगा उतनी बार ये एक्सेलरेट होगा। और हर एक टर्न में प्रोटॉन अप्रोक्सीमेटली 1 किलो वोल्ट की इम्पल्स गेन करता है इन एवरी टर्न। इसी के साथ साथ यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसे सेम प्रपोर्शन में इंक्रीज़ किया जाता है जिस प्रपोर्शन में प्रोटॉन्स की वेलोसिटी इंक्रीज़ होती है, ताकि ये जो प्रोटॉन है ये फील्ड के साथ सेम फेज़ में रहे। तो इसीलिए यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया गया है, दिस मैग्नेटिक फील्ड इज़ ऑल्सो इंक्रीज्ड इन द सेम प्रपोर्शन एज द मोमेंटम ऑफ द प्रोटॉन इज़ इंक्रीज्ड। So in this way these protons are accelerated up to very high energy of 5 billion electron volt. Clear? So let's see the theory of this
साइक्लोट्रॉन। जैसा कि आप यहाँ से देख सकते हैं कि फ्रिक्वेंसी किसके इक्वल होगी, हमने ये पहले भी डिस्कस किया था दैट रेसिप्रोकल ऑफ टाइम इज इक्वल्स टू ई बी ओवर में 2 पाई। तो यहाँ से सी स्क्वायर से जब मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो नीचे क्या टर्म आ जाएगी, एम सी स्क्वायर। एम सी स्क्वायर क्या है, एनर्जी, एंड दिस एनर्जी इज द सम ऑफ रेस्ट मास एनर्जी प्लस में काइनेटिक एनर्जी। क्लियर। तो यहाँ पर जब ये फॉर्मूला पुट करेंगे दिस इज के एम नोट सी स्क्वायर, तो ये टर्म किसके इक्वल आ जाएगी, दिस इज इक्वल टू इक्वेशन 1। अब इस कंस्ट्रक्शन में जो प्रोटॉन सिंक्रोट्रॉन है, यहाँ 4 लीनियर सेक्शंस भी हैं, तो कोरस्पॉन्डिंगली इस फॉर्मूला में क्या होगा, चेंज होगा। और फर्दर आप देखिए एनर्जी किसके इक्वल है, के प्लस एम नोट सी स्क्वायर, और अगर इसे रिलेटिविस्टिक एनर्जी के इक्वेट करें तो यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, बी की वैल्यू। किस तरह से, पी किसके इक्वल है, पी इज इक्वल्स टू ई बी आर, जो कि हमने अभी पहले इलेक्ट्रॉन सिंक्रोट्रॉन में भी देखा था कि किस तरह से जो मोमेंटम था दैट वाज इक्वल्स टू ई बी आर। तो अगर ई बी आर की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट की जाए तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड इवेलुएट कर सकते हैं, और अगर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट की जाए देन इट विल गिव द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ आयन व्हेन इट ट्रेवर्स द सर्कुलर ऑर्बिट इनसाइड द proton synchrotron. So in this way this proton synchrotron works. प्रोटॉन सिंक्रोट्रॉन के केस में क्या है कि किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से चार्ज पार्टिकल को क्या किया जा रहा है, एक सर्कुलर ऑर्बिट, फिक्स ऑर्बिट में रिवॉल्व कराया जा रहा है, और लीनियर सेक्शंस के थ्रू ये चार्ज पार्टिकल क्या हो रहे हैं, एक्सेलरेट हो रहे हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द इलेक्ट्रॉन सिंक्रोट्रॉन, प्रोटॉन सिंक्रोट्रॉन एंड सिंक्रो साइक्लोट्रॉन। थैंक यू स्टूडेंट्स।